हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मीको एक्सप्लेन पर। आई एम डीमन स्लेयर सीजन 3 एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, प्लीज़ उन्हें देख आइए। तो गाइस, बिना वक्त गवाए आज का एपिसोड चालू करते हैं, जिसका नाम है द म्यू इन म्यूचिरो। अब तक हमने देखा कि कोतेत्सु की मदद से मुइचिरो उस वाटर पॉट से आजाद हो जाता है और अपने चेहरे से उन नीडल्स को निकालने लगता है, लेकिन उन नीडल्स के जहर की वजह से मुइचिरो का शरीर सुन्न हो रहा था। सभी नीडल्स को निकालने के बाद वो कोतेत्सु को देखता है, जो कि बहुत ज्यादा घायल हो गया था और वहाँ कुछ ब्लेडेड फिश डीमंस उसे मारने आ गए थे। लेकिन मुइचिरो बहुत ही कमजोर हो गया था और उसमें खड़े होने की भी ताकत नहीं बची थी। वो सभी फिश कोतेत्सु पर हमला कर देते हैं और मुइचिरो मन में सोचता है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा। तभी उसे अपने फादर की आवाज सुनाई देती है, जो उससे कहते हैं कि बेटा खड़े हो जाओ, तुम ये कर सकते हो। इसके बाद हमें मुइचिरो का बचपन दिखाया जाता है। मुइचिरो के फादर एक लकड़हारे थे और वो उनके साथ लकड़ियां लेने जाया करता था। मुइचिरो पेड़ काटने में भी उनकी मदद करता था और ये काम करके उसे बहुत खुशी मिलती थी। अब एक रात को जब मौसम बहुत ही खराब था, तब मुइचिरो की माँ बीमार हो जाती है। मुइचिरो उनसे कहता है कि फादर जड़ी बूटी लेने बाहर गए हैं तो सब ठीक हो जाएगा। उसकी मदर को बहुत जोरों का बुखार आ रहा था। मुइचिरो उनके सिर पे पानी की पट्टी रखता है और एक और कंबल उड़ा देता है, लेकिन फिर भी उसकी मदर को बहुत ठंड लग रही थी। जिसके बाद मुइचिरो उन्हें हक करके रोने लगता है। बाहर बहुत जोरों से आंधी तूफान आया हुआ था और मुइचिरो के फादर उस जड़ी बूटी को लेने एक पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे थे। उन्हें वो जड़ी बूटी भी मिल जाती है, लेकिन जैसे ही वो उसे लेने जाते हैं, उनका पैर फिसल जाता है और नीचे गिरने से उनकी मौत हो जाती है। उस रात मुइचिरो ने अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया और उस समय वो सिर्फ 10 साल का था, पर वो अकेला नहीं था। उसे धीरे धीरे याद आता है कि उसका एक जुड़वा भाई भी हुआ करता था, जिसका नाम था युइचिरो। जब ये दोनों अपने पेरेंट्स की कब्र से वापस घर लौट रहे थे, तब युइचिरो अपने मरे हुए पेरेंट्स के लिए काफी गलत चीजें बोलता है कि दूसरे की मदद करने से कभी कोई फायदा नहीं होता। उसकी ये बात सुन मुइचिरो को बुरा लगता है और वो कहता है कि जब हम किसी और की मदद करते हैं तो आखिर में हमारी भी मदद होती है। यही उनके फादर कहा करते थे। ये सुन युइचिरो बोलता है कि उस मरे हुए आदमी की बातों को भूल जाओ, जो कि दूसरों को बचाने के चक्कर में खुद मारा गया। वैसे भी उस जड़ी बूटी से मदर ठीक नहीं होने वाली थी, तो अगर फादर उस तूफानी रात में बाहर नहीं जाते तो आज वो जिंदा होते। युइचिरो की ये कड़वी बातें सुनकर मुइचिरो शॉक हो जाता है, लेकिन युइचिरो उसे कहता है कि यही सच है और ये भी कि तुम्हारे नाम में जो मुंह है उसका मतलब कमजोर होता है और बेकार भी। ये सुनकर मुइचिरो रोने लगता है। मुइचिरो अब सोचता है कि जब उसकी याददाश्त चली गई थी, तब शायद वो अपने भाई की तरह बिहेव करने लगा था। वो याद करता है कि युइचिरो के साथ रहना उसके लिए काफी मुश्किल होता था और उसे ये भी लगता था कि युइचिरो उससे नफरत करता है। कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन जब मुइचिरो पानी भरने नदी किनारे जाता है, तब वहाँ उसे एक सुंदर लेडी दिखाई देती है, जिसके सफेद बाल थे। उसकी सुंदरता देख मुइचिरो शॉक हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि ये कोई जंगल की परी है। इस लेडी का नाम था अमाने उबुयाशिकी। वो इनके घर आके बताती है कि वो डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मास्टर की पत्नी है और वो यहाँ इनके लिए एक ऑफर लेकर आई है, लेकिन युइचिरो उसका ऑफर ठुकरा कर उसे यहाँ से भगा देता है। उसी रात मुइचिरो अपने भाई से काफी एक्साइटमेंट में बात करता है, क्योंकि अमाने ने उन्हें बताया था कि वो लोग एक महान योद्धा योरिची के वंशज हैं, जो कि फर्स्ट ब्रीदिंग स्टाइल को यूज किया करते थे। उसे ये भी यकीन नहीं होता कि उनकी दुनिया में डीमंस भी होते हैं। मुइचिरो चाहता था कि वो दोनों भी तलवारबाज बने और डीमंस को मार के वो कई सारे लोगों की मदद कर सकते हैं। ये सब सुन युइचिरो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम योद्धा बनने के सपने देख रहे हो, जबकि तुम्हें तो ठीक से खाना बनाना भी नहीं आता। तुम बिल्कुल हमारे पेरेंट्स की तरह हो। सिर्फ अच्छा सोचने से कुछ नहीं होता। हमारी मदर बहुत समय से बीमार थी, लेकिन फिर भी वो किसी को बताए बिना काम करती रहती थी, जब तक कि उनकी हालत खराब नहीं हो गई। मेरे इतना मना करने के बावजूद हमारे पिता खराब मौसम में भी जड़ी बूटी खोजने निकले। मैंने कई बार मदर को आराम करने को कहा था, लेकिन किसी ने मेरी बात ही नहीं मानी। सच तो यह है कि दूसरों की मदद वही कर सकते हैं जो किस्मत के धनी होते हैं, जो चोजन वन होते हैं। फिर वो कहता है कि हमारे पूर्वज महान योद्धा रहे होंगे, लेकिन हम बच्चे कुछ भी नहीं कर सकते। हम हमारे माँ बाप की औलाद हैं और उनकी तरह ही बिना कुछ किए मर जाएंगे। युइचिरो को उस लेडी पर भी भरोसा नहीं था कि वो उनके साथ क्या करेगी। वो मुइचिरो से कहता है कि इस बारे में आप किसी से बात मत करना और चुपचाप वो उसकी खाना बनाने में मदद करे। ये सब बातें सुन मुइचिरो रोने लगता है।
इस दिन के बाद दोनों ने आपस में बातें करना छोड़ दिया था। बस एक दिन जब अमाने फिर से इनसे मिलने आई थी, तब यूइचिरो ने उसके मुंह पर पानी फेंक दिया था, जिससे इन दोनों में लड़ाई हो गई थी। लेकिन उसके बाद इनमें कोई बात नहीं होती थी। दोनों लकड़ी का काम करते रहते हैं। कुछ और महीने बीत जाते हैं और गर्मियों का मौसम आ जाता है। गर्मी की वजह से ये रात को सो भी नहीं पाते थे। अब एक रात को मुइचिरो को नींद नहीं आ रही थी। वो पानी पीने के लिए उठता है और देखता है कि यूइचिरो भी जाग रहा था। उसे भी गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही थी और अचानक ही कहीं से एक डीमन उनके दरवाजे पर आ जाता है और वो डीमन ये देखकर खुश हो जाता है कि यहाँ तो सिर्फ बच्चे हैं। फिर ये डीमन मुइचिरो को पंजा मारने उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन उसे बचाने के लिए यूइचिरो सामने आ जाता है, जिससे उसका एक हाथ कट के अलग हो जाता है। मुइचिरो उसे पकड़कर पीछे ले जाता है और यूइचिरो दर्द की वजह से चिल्लाने लगता है। डीमन उन्हें चुप रहने को बोलता है कि तुम बस मामूली लकड़हारे हो। तुम्हारे जिंदा रहने या मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारी जिंदगी बेकार है। अब ये सुनकर मुइचिरो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जैसा उसने कभी फील नहीं किया था, जैसे उसका खून उबल रहा हो। उसके बाद उसे याद भी नहीं कि फिर हुआ क्या था। और हम अगली बार जब मुइचिरो को देखते हैं तो उसने मार मार के उस डीमन की हालत खराब कर दी थी। उसने अपने सभी हथियारों से उसे जमीन में ठोक दिया था और उसका सिर भी कुचल दिया था। और जैसे ही सुबह होती है, धूप की वजह से वो डीमन राख बनकर हवा में उड़ जाता है। इसके बाद मुइचिरो वापस अपने घर जाने लगता है। अचानक उसके शरीर में कमजोरी आ जाती है और वो मुश्किल से रेंगते हुए घर पहुंचता है। यूइचिरो मरने की कगार पर था। वो भगवान बुद्ध से प्रार्थना करता है कि मेरा भाई मेरी तरह नहीं है, वो एक नेक दिल इंसान है। वो तो लोगों की मदद करना चाहता था, लेकिन मैंने ही उसे रोका, तो इसकी सजा सिर्फ मुझे ही मिलनी चाहिए। ये सुन मुइचिरो रोने लगता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। आखिर में यूइचिरो उसे मुंह का असली मतलब बताता है, जो है इन्फिनिटी यानी अनंत। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि मुइचिरो के चेहरे पर 2 लाल निशान आ गए थे, ठीक उसी तरह जिस तरह तांजीरो के माथे पर आते हैं। फिर मुइचिरो मिस्ट ब्रीदिंग का 4th फॉर्म शिफ्टिंग फ्लो स्लैश यूज करता है और उन सभी ब्लेडेड फिश डीमंस को मार देता है। फिर वो कोतेत्सु से पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिस पर कोतेत्सु बोलता है कि तुम मेरी चिंता मत करो और जाकर हेगेनेजुका को बचाओ और उन सब तलवारों को भी। इधर ग्योक्को ने हेगेनेजुका के शरीर पर कई सारे कट्स मार दिए थे और उसकी एक आंख भी फोड़ दी थी, लेकिन फिर भी वो उस तलवार में धार किए जा रहा था, जिससे ग्योक्को बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर वो सोचता है कि अगर मैं इस कानामोरी को जान से मारने की धमकी दूं तो ये जरूर रुक जाएगा। लेकिन तभी मुइचिरो यहाँ पर आकर उस पे अटैक कर देता है, जिससे ग्योक्को बचकर वापस अपने मटके में चला जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि मुइचिरो पानी के जाल से जिंदा कैसे बच गया। ग्योक्को मुइचिरो को भूल ही गया था, क्योंकि उसे लगता था कि वो मर जाएगा और वो यहाँ पर फोकस कर रहा था, जिससे वो मन ही मन खुश हो जाता है कि वो कितना फोकस वाला बंदा है। फिर ग्योक्को की नजर मुइचिरो के मार्क पर जाती है और उसे याद आता है कि लॉर्ड मुजान ने उसे उस ईयररिंग वाले लड़के के बारे में बताया था, जिसके मुंह पर ऐसा ही एक निशान है। ग्योक्को ये भी सोचता है कि अब तक इसका पूरा शरीर जहर की वजह से पैरालाइज हो जाना चाहिए था, फिर ये अपने पैरों पर कैसे खड़ा है। और अटैक की वजह से ग्योक्को के कंधे पर कट आ गया था। अब मुइचिरो फिर से अटैक करने आगे बढ़ता है तो ग्योक्को अपने ब्लड डीमन आर्ट से एक ऑक्टोपस वाला मटका निकालता है, जिसके अंदर से बड़े बड़े टेंटिकल्स निकलते हैं, जो उस घर को तबाह कर देते हैं और मुइचिरो की तलवार भी तोड़ देते हैं। हेगेनेजुका भी बाहर आकर गिरता है, लेकिन वो फिर से तलवार को उठाता है और उसमें धार करने लगता है, जो देख ग्योक्को और चिढ़ जाता है और हेगेनेजुका को सनकी समझता है। इधर टेंटिकल्स ने मुइचिरो और कानामोरी को जकड़ा हुआ था। ग्योक्को कहता है कि अब तक तो मैं मजाक कर रहा था, पर अब मैं सच में उन लोगों को मार डालूंगा। लेकिन अचानक ही मुइचिरो उन टेंटिकल्स को काट देता है और दोनों आजाद हो जाते हैं। असल में कानामोरी ने मुइचिरो को उसकी नई तलवार दे दी थी, जिसके लिए वो उसे शुक्रिया करता है। कानामोरी बोलता है कि उसने तो बस तेत्सुइदो के इंस्ट्रक्शन का पालन किया था, जो कि मुइचिरो के पहले स्वॉर्ड स्मिथ थे। मुइचिरो को ये नई तलवार और उसका बैलेंस बिल्कुल परफेक्ट लगता है और फिर उसे तेत्सुइदो की बात याद आ जाती है, जिन्होंने मुइचिरो को उसकी पहली तलवार बना के दी थी और दिल की बीमारी की वजह से उनकी मौत हो गई थी। ग्योक्को अब बोलता है कि कितनी भी तलवारें बदल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
इसके बाद हम तेत्सुइडो को देखते हैं, जिन्हें चिंता थी कि कोई भी मुइचिरो को समझ नहीं पाएगा कि उसकी जिंदगी में कितनी परेशानियां रही हैं, और अब तो उसकी याददाश्त भी जा चुकी है। जब भी वो उसे तलवार चलाते हुए देखते हैं तो उन्हें खुशी होती है, उन्हें मरने से डर नहीं लगता। लेकिन उनके जाने के बाद मुइचिरो का क्या होगा, इसकी उन्हें बहुत चिंता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। मुइचिरो तेत्सुइडो से माफी मांगता है उन्हें इतनी चिंता में डालने के लिए, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि उसकी ज्यादातर यादें वापस लौट आई हैं। खैर, ग्योक्को फिर से ऑक्टोपस पॉट निकालकर उसमें से ढेर सारे टेंटिकल्स छोड़ता है। मुइचिरो की ताकत उस लाल निशान से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। इसके बाद मुइचिरो आगे बढ़कर मिस्ट ब्रीदिंग का 5th फॉर्म यूज करता है और उन सभी टेंटिकल्स को काट कर वो ग्योक्को की गर्दन भी काटने ही वाला था कि ग्योक्को फिर से गायब होकर दूसरे मटके में चला जाता है। वो मुइचिरो की तारीफ करता है, बहुत अच्छे, तुम पहले से काफी तेज हो गए हो, लेकिन फिर भी मेरी बराबरी नहीं कर पाओगे। जो सुन मुइचिरो कहता है कि शायद तुम सठिया गए हो, 100 सालों से जिंदा हो ना, इसीलिए। और फिर ग्योक्को देखता है कि उसके गले पर एक कट लग गया था। मुइचिरो उससे प्रॉमिस करता है कि अगले बार में वो उसकी गर्दन जरूर काट देगा, जिस पर ग्योक्को बोलता है कि मुझे हल्के में मत लो। फिर वो मुइचिरो के पीछे प्रकट होता है और उस पर पानी की तेज धार मारने लगता है। मुइचिरो उन सब से बच जाता है और फिर वो गोल्डफिश भी उस पर नीडल्स बरसाने लगती है। अब लड़ाई के दौरान उसे अपने भाई की एक आखिरी बात याद आती है जो उसने मरने से पहले कही थी। वो मुइचिरो से माफी मांगता है क्योंकि वो कभी उससे ठीक से पेश नहीं आया। वो कभी मुइचिरो के जैसा नहीं बन सकता। दूसरे के लिए दया भाव रखना भी सबके बस की बात नहीं है, ये सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही कर सकते हैं। वो कितनी भी अच्छी लाइफ क्यों न जी ले, आखिर में भगवान भी उसे बचाने नहीं आएंगे, इसीलिए युइचिरो को उसे बचाने आना पड़ा। लेकिन मुइचिरो, तुम मेरे जैसे नहीं, किसी दूसरे को बचाने के लिए तुम्हारे अंदर असीम शक्ति आ जाती है क्योंकि तुम ही वो चोजन वन हो। इधर अब मुइचिरो ग्योक्को के अटैक से भी बच जाता है और उसके पास जाकर उस ऑक्टोपस पॉट को ही काट के रख देता है, जिससे ग्योक्को शॉक हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इस एपिसोड में हमें मुइचिरो की पूरी बैक स्टोरी के बारे में पता चला। तो गाइज, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो गाइज, मैं मिलूंगा अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।